Hello everyone. Let's continue with the book series. As you all know, we have initiated this series, and this time I have targeted my own book, the review book of Melon Therapy by Dr. Dilip Kumar PT. So let's continue with the chapter 6, remaining chapters. The last chapters are already uploaded. Chapter 6 is chapter 5 was the OMT evolution कि हम उसके ऑर्थोपेडिक मेनल थेरेपी एवोल्यूट में कौन कौन से कंपोनेंट देखते हैं उस पे वहां पे हमने इंडिकेशन और कॉन्ट्राइंडिकेशन पढ़ी थी मोबिलाइजेशन और मैनिपुलेशन की। चैप्टर 6 उसी पे ही बेस्ड है। स्पाइनल जॉइंट मोबिलाइजेशन की जो टेक्निक्स हैं उसमें मेनली हम मोबिलाइजेशन और मैनिपुलेशन देखते हैं, लेकिन पहले हम आगा चैप्टर 6 से करेंगे। तो जॉइंट मोबिलाइजेशन एंड मैनिपुलेशन दे आर द पैसिव मेनल थेरेपी टेक्निक्स, नो डाउट, but they are very integral or most important component for a OMT orthopedic manual therapy practice जिसमें in which what happens कि hands on and skills joint mobilizations में enhance करती हैं आपके diagnostic acumen concerns को and treatment effectiveness as well। मतलब अगर आपने डायग्नोसिस करना है तो भी जॉइंट मोबिलाइजेशन आपको आनी चाहिए because there are the several mobilization techniques which are used as a part of the examination, and then they are also included in the treatment। joint mobilization or manipulation, they are also used in examination and treatment। during mobilization, the treatment, the skilled practitioner constantly monitor the patient's responses। अगर वो mobilization का treatment, mobilization को एज ट्रीटमेंट यूज कर रहा है तो जो भी प्रैक्टिशनर उसको अप्लाई कर रहा है उसमें पेशेंट का रेस्पॉन्स बड़ा मैटर करता है। ठीक है, लेट्स सपोज एक पीपीवीआईएम टेक्निक है जो हम एवरी सेगमेंट को मोबिलाइज करते हैं इन ऑर्डर टू चेक कि पेन कहाँ से आ रहा है। देयर आर द सेवरल मोबिलाइजेशन टेक्निक यूज्ड एज अ पेन प्रोवोकेशन एज वेल। पेशेंट का पेन कहाँ से आ रहा है उसको मोबिलाइज करने के लिए, प्रोवोकेट करने के लिए हम इंटेंशनली पैसिवली मोबिलाइज करते हैं। ठीक है, ताकि पेशेंट के पेन की लोकेशन का पता चले। ठीक है, then these manual therapy techniques they are used by the physios and manual therapists or any other healthcare professionals। they are used basically to restore the normal joint motion because the only indication is the joint hypermobility, and then we have a pain as well, to reduce the pain as well and ultimately improve the joint function, yeah, restore the mobility, or we can say to enhance the mobility overall। these techniques they involve applying a controlled passive forces to a joint to produce the specific movements within the joint which are called the arthrokinematics, like the gliding, etc। तो ये पैसिव जो मूवमेंट्स होती हैं ये कंट्रोल्ड और पैसिव मैनर में अप्लाई की जाती हैं। डिपेंड करता है मोबिलाइजेशन में हम मोबिलाइजेशन देते हैं, मैनिपुलेशन जो कि ग्रेड 5 है वहां पे हम थ्रस्ट देते हैं। बट इनसे होता क्या है कि विद इन द ज्वाइंट मूवमेंट्स क्रिएट होती हैं और मैकेनो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं, एंड देन जो रिजल्ट हमें चाहिए होते हैं वो उसके हिसाब से मिलते हैं। और मेनली इंडिकेशन हम उसको पढ़ चुके हैं, फिर से हम डिस्कस कर लेंगे। मेनली हाइपोमोबिलिटी है या माइल्ड पेन है, जॉइंट स्टिफनेस वगैरह भी इसमें आ जाता है। ओवरऑल जॉइंट मोबिलाइजेशन दे आर द वैल्यूएबल थेरेपेटिक इंटरवेंशन जो कि मेन की रोल प्ले करते हैं आपकी मोबिलिटी, पेशेंट की हाइपोमोबिलिटी को या मोबिलिटी को रीगेन करने में, वापस लाने में, पेन को कम करने में, ओवरऑल मोबिलिटी को बढ़ाने में, और अल्टीमेटली पेशेंट की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है स्पेसिफिकली टारगेटिंग दैट जॉइंट या जिनको मस्कुलोस्केलेटल डिसफंक्शन है उन पेशेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बरकरार करने के लिए। गोल्स क्या हैं जॉइंट मोबिलाइजेशन के, क्यों करते हैं? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द इंडिकेशन, नॉट ओनली द क्यों करते हैं, बट गोल मतलब बेनिफिट्स मेनली क्या है। तो मोबिलाइजेशन ट्रीटमेंट जो है वो बेस्ड करती है ऑन द स्पेसिफिक बायोमेकेनिकल असेसमेंट जो हम डिटेल में अभी पढ़ के आए हैं। ज्वाइंट की हाइपोमोबिलिटी है, हाइपर मोबिलिटी तो कॉन्ट्राइंडिकेशन में आ गया, बट हाइपोमोबिलिटी कैन बी कंसिडर्ड if the patient symptom are associated with the abnormal end feel types of feels। types of end feel नॉर्मल तीन होते हैं, सॉफ्ट, फर्म और हार्ड, जो कि हम थर्ड चैप्टर में पढ़ के आए थे, और एब्नॉर्मल एंड फील तो बहुत सारी थी। तो इफ द पेशेंट सिम्टम दे आर एसोसिएटेड विद एनी एब्नॉर्मल एंड फील या एनी सिग्निफिकेंट स्लाइड और सिग्निफिकेंट हाइपोमोबिलिटी जाके उसकी क्लास 1 मतलब उसकी कैटेगरी के हवाले से, देन वी कैन यूज ग्रेड आईटी रिलैक्सेशन मोबिलाइजेशन। ठीक है, ग्रेड 2 नॉट ग्रेड आईटी, इट्स ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 द स्ट्रेच मोबिलाइजेशन जिनको हम डिस्कस करेंगे। they are used to improve the joint function। so when a patient coming with a let's suppose any abnormal एंड फील के साथ आपने उसकी सिम्टम एसोसिएट कर दी तो ग्रेड 1 2 कैन बी कंसिडरेबल, स्पेशली ग्रेड 2 आपकी रिलैक्सेशन मोबिलाइजेशन। बट व्हेन इट कम्स टू द फोकस, योर फोकस टू improve the joint function, then you can use the grade 3 straight mobilization। if the patient symptom are associated with a slight or significant hypermobility, ऊपर हाइपो थी, अगर पेशेंट की सिम्टम हाइपरमोबिलिटी में आती है तो क्लास 4 और 5 अकॉर्डिंग टू द मोबिलिटी रिस्ट्रिक्शन, अगर वो हाइपर मोबाइल हो जाती है तो क्लास 4 5 में आ जाता है। 0 to 5 टोटल 6 होती है मेरे ख्याल से क्लासेस। देन यू कैन अप्लाई द स्टेबलाइजिंग, then you can apply the stabilizing या limiting the treatment
to normalize the joint function. ठीक है, क्योंकि हम वहां पे mobilization और manipulation तो नहीं करेंगे. Then you will complete the instability, that is the class 6, our dislocation, our ligamentous laxity with the unstable vertebra, and then it can require ultimately the मेडिकल इंटरवेंशन. वहां पर आप कोई मोबिलाइजेशन मैनिपुलेशन नहीं दोगे, रेफर कर दोगे, या कोई और मेडिकल प्रोसीजर उसके ऊपर हो सकता है, लाइक रेस्ट, इमोबिलाइजेशन, एक्सेट्रा. गोल्स, प्राइमरी गोल ऑफ जॉइंट मोबिलाइजेशन, जैसे कि हमने डिस्कस किया, मोबिलिटी को गेन करना, रीगेन करना, रेंज को बढ़ाना, पेन को कम करना, ओवरऑल क्वालिटी, पेशेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करना, और हेल्थ स्टेटस जॉइंट का बढ़ाना. ग्रेड्स कितने जॉइंट मोबिलाइजेशन के? अकॉर्डिंग टू द कैल्टन बोन देयर आर द 3, अकॉर्डिंग टू द मेटलन देयर आर द 5. पांचवा ग्रेड मैनिपुलेशन है. तो द जॉइंट मोबिलाइजेशन दे आर वेरी valuable therapeutic intervention, no doubt, and they are basically used to restore the normal optimal joint function, जो भी हम पढ़ चुके हैं. Now they are further divided according to the need, according to the demand. They are further divided into the grades by the different physios या by the different practitioner. कैसे? Just like grade 1 and 2, they are often used when a patient comes with a pain. Patient comes with a joint pain, the grade 1 and 2, they are preferable. So these are very tiny. These are the small therapeutic techniques which involve a small amplitude in which some oscillatory movements are applied, but within the initial ranges. If you divide a joint range into the 3 segments, the first would be the initial range, and then definitely would be the mid या जो दरमियानी range होगी, that would be mid range, and lastly would be the end range. For instance, if a joint has 15 degree of range of motion, अब वो आपके पास 3 से 4 डिग्री उसकी रिस्ट्रिक्टेड हो गई, उसके पास बची हुई है रेंज 12 डिग्री, तो 12 इज द अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन. अब इस 12 रेंज ऑफ मोशन को, जो कि अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन है, इसको आप 3 रेंजेस में डिवाइड कर सकते हो. शुरू में 1 2 3 इनिशियल रेंज, 12 का आधा क्या होगा, 6 वुड बी द 6 वुड बी द मिड रेंज, एंड 6 to 12 would be the end range, and then after the once you go beyond the 12, that would be the manipulation, and 15 would be the normal range जहां पर हमें पहुंचना है, क्योंकि 12 तो उसकी रिस्ट्रिक्टेड अवेलेबल एंड रेंज है ना, लेकिन अल्टीमेटली रेंज कितनी थी, 15. तो ये मैक्सिमम मिसाल दे रहा हूँ. तो ग्रेड 1 2 कैन बी गिवन एट बिलो द मिड रेंज से पहले, एट द इनिशियल रेंजेस व्हेन यू अप्लाई इज अ ग्रेड 1. व्हेन यू गो फॉर अ मिड रेंज तक आप जाते हो, लेट्स सपोज अप टू अ मिड रेंज, दैट कैन कम टू द ग्रेड. And then grade 3 4, when you cross the mid range, reach up to the available range, end range. So these techniques, they involve the वो smaller amplitude था grade 1 2. Now you have a larger amplitude, and again the oscillatory movement, but a sustained pressure can be applied at the end range, जिसको हम over pressure कह सकते हैं, या indirectly to stretch the live tissue, जो भी structure है उसको stretch देने के लिए, mobility को बरकरार करने के लिए. grade 3 4, they are primarily used to gain the mobility, and grade 1 2, they are primarily used for a short term goal pain management. And finally we have a grade 5, where you apply a high velocity low amplitude HVLA at the end range. HVLA is applied at the end range, and then you can go beyond the available range. जो उसकी available range थी 12 और 15, नॉर्मल 12 से 15 के दरमियान अगर आप ज्वाइंट को लेके आते हो, it becomes manipulated. So they are typically performed at the end range of the motion, and they are ultimately used to restore for the relaxation, to increase the tissue extensibility, and ultimately round range of motion. And then we have accessory motion as well. ये हम पढ़ चुके हैं types of movement में, कि these are the techniques which target the specific joint structure such as capsule, ligament, and interarticular. Types of the joint mobilization कितनी है? सबसे पहले पेन रिलीफ मोबिलाइजेशन. नाम ही बता रहा है ये पेन को रिलीफ करने के लिए बनी है. तो ईज योर सीवियर पेन लाइक स्पाज्म, पैरास्थीसिया से जहां से भी पेन आ रहा है, they can help to normalize the joint fluid viscosity that interfere with the movement. जो viscosities interfere कर रही है movement की hypomobility में, hypomobile कर रही है joint को, उसके साथ ये डील करती है. ठीक है, that is called the pain relief mobilization. Next you have a relaxation mobilization. They are used when the hypomobility mainly come from soft tissue structure. So in order to, like the muscle, in order to relax the muscle, the pain can be decreased and can ultimately, let's suppose muscle spasm है, तो joint hypomobility तो होगी, लेकिन primarily responsible कौन है, muscles आपके. Stretch mobilization and manipulation, मतलब stretch किया, mobilize किया, and then you manipulate. This is oftenly used when a soft tissue structure is so shortened that you need to stretch them first. So to stretch the shortened joint tissue structure so that the range can be increased, and then you can easily correct the positional fault. So these were the mobilization technique. And other we have like the pain relief mobilization, जिसको हमने discuss किया.
ग्रेड 1 2 सिलेक्ट जोन, इफ यू रिमेम्बर द चैप्टर 1 and 2, जिसमें हमने मसल्स ये अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ द ग्रेडिंग ऑफ द joint mobilization from the Kelton bone, there were the three grades. The number one was the loosening, number two जिसको हम कहते हैं टाइटनिंग, उसमें दो जोन होते थे, सिलेक्ट जोन और आपका ट्रांजिशन जोन। ठीक है, तो ग्रेड 1 and 2 जो कि सिलेक्ट जोन है, जहां पर मिनिमल स्ट्रेंथ या रेजिस्टेंस थेरेपिस्ट को फील होता है ज्वाइंट पोजीशन में, उसको हम कहते हैं पेन रिलीफ मोबिलाइजेशन। तो अगर आप किसी भी ज्वाइंट को जब आप उसके ग्रेड 1 में सिलेक्ट जोन में अगर मूवमेंट देते हो, जिसके लिए आपको मिनिमल फोर्स चाहिए और प्रैक्टिशनर को मिनिमल रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर से फील होगी, वो कहलाएंगी पेन रिलीफ मोबिलाइजेशन। ठीक है, रिलैक्सेशन मोबिलाइजेशन ग्रेड 1 2 में भी दी जाती है, लेकिन ज्वाइंट की एक्चुअल रेस्टिंग उसी तरह, ज्वाइंट की एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन में 1 से 2, 1 से 2 रिलैक्सेशन, क्योंकि इसमें भी पेशेंट को स्ट्रेच नहीं आ रहा। ग्रेड 3 जो है स्ट्रेच मोबिलाइजेशन जो है, वो उसमें नाम ही बता रहा, तो उसमें सिलेक्ट जोन तो छोड़ो, ट्रांजिशन जोन, जोन पे जो फर्स्ट स्टॉप आपको फील होता है ना मैक्सिमम रेजिस्टेंस वाला, उससे भी जब बियॉन्ड लेके जाओगे एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन में, नाउ द जॉइंट्स, नाउ द स्ट्रक्चर कम इनटू द स्ट्रेच, नाउ दैट द कंडीशन, yeah, that the technique is the stretch mobilization that can be given in the grade 3, and this same grade 3 force can be given at the point of the restriction, जिसको आपने नाम दिया था फर्स्ट स्टॉप का। एंड फाइनली इफ यू गो बियॉन्ड इट, दैट कैन बिकम द मैनिपुलेशन, जिसको हम HPLA पढ़ते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली वी हैव अ पेन रिलीफ मोबिलाइजेशन, दीज आर द मैनुअल थेरेपी टेक्निक जो कि रेस्टिंग पोजीशन में यूज होती है, और मकसद है इसका पेन को रिलीव करना, रिड्यूस करना। ग्रेड 1 से लेके 2 के सिलेक्ट जोन में ही दी जाती हैं, एंड दे आर यूज टू इम्प्रूव द ज्वाइंट फंक्शन। हाउ इट इज अप्लाइड? थ्रू द कंट्रोल्ड पैसिव मूवमेंट अप्लाइड एट अ अफेक्टेड ज्वाइंट इन अ ग्रेड 1 and 2 the select zone. This technique is commonly used by the physios, chiro and manual therapy practitioners as a part of the comprehensive treatment for a patient जिनको musculoskeletal dysfunction से पेन आ रहा हो। ठीक है, तो इफ a patient has a severe pain or the other symptom like spasm, paresthesia or reduced range, तो लास्ट में नहीं है कि आप ग्रेड 1 2 ही दो, सीवियर पेन उसको आ रहा है, रेंज भी रिस्ट्रिक्टेड है, यू कैन गो फॉर अदर एज वेल, सच एज द बायोमेकेनिकल स्टेटस ऑफ द जॉइंट दैट कैन नॉट बी कंफर्म, सो दैट द ग्रेड 3 स्ट्रक्चर्स कैन नॉट बी टॉलरेटेड। अब सीवियर पेन में आ रहा है जहां पर ग्रेड 3 अब स्ट्रेच फोर्स नहीं अप्लाई कर सकते, पेशेंट को पेन बढ़ता जा रहा है, तो यू कैन स्टार्ट विद द पेन रिलीफ मोबिलाइजेशन, यू डोंट नीड टू फॉलो द ग्रेड 3। ठीक है, पेन रिलीफ मोबिलाइजेशन दे वर्क बाय मॉनिटरिंग द पेन परसेप्शन, पेन का जो परसेप्शन है, रिड्यूसिंग द मसल गार्डिंग, promote the muscle relaxation. These are the basically indicates improve and joint mobility and function as well. So the gentle oscillatory movement they are applied during the mobilization technique in order to stimulate the mechanoreceptors जो कि विद इन द जॉइंट्स मौजूद हैं, और वो इम्पल्सेस भेजेंगे दिमाग को, ब्रेन को, एंड अल्टीमेटली दे इनहिबिट द पेन सिग्नल्स एंड अल्टीमेटली कैन promote the therapeutic purpose what you want. The same concept as you use with the TENS. TENS has also presynaptic inhibition, वो आपके पेन रिसेप्टर्स जो ऊपर जा रहे हैं उनको इनहिबिट कर देता है। ठीक है, पेन रिलीफ ट्रैक्शन मोबिलाइजेशन ग्रेड 1 and 2, ये भी एक मैनुअल थेरेपी टेक्निक्स हैं, जिसके साथ फर्क सिर्फ प्रीवियसली पेन रिलीफ मोबिलाइजेशन था, अब इसमें आप ट्रैक्शन ऐड करते हो। सो व्हाट यू नीड टू ऐड बेसिकली, you need to combine the joint mobilization with the traction pain, but the purpose same है। मतलब पहले आप सिर्फ मोबिलाइज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ मोबिलाइज नहीं कर रहे, यहाँ पर आप ट्रैक्शन को कंबाइन कर रहे हो बेसिकली along with the mobilization। ठीक है, so this approach is commonly used by the different again therapists या healthcare practitioner to address musculoskeletal pain and dysfunction, and then in which what you use, एक तो कॉमन कॉन्सेप्ट है कि मोबिलाइजेशन के साथ आपने ट्रैक्शन को जो है वो मिला दिया, ये तो एक कॉमन चीज हो गई। Intermittent grade 1 and 2 traction mobilization in the select zone, they are applied in the resting position, actual resting position जो कि 3D dimension position थी जो कैल्टन बोर्ड ने दी थी, is the initial trial treatment of the choice for the symptom control, पेन को कंट्रोल करने के लिए। ट्रैक्शन का काम सिर्फ ये होता है कि ये डीकम्प्रेस करती है जॉइंट सर्फेसेस जो कंप्रेस थे, उसको डीकम्प्रेस करके अलग लेके जाती है, दैट्स व्हाई द ट्रैक्शन इज सिंपली एडेड। so it what happens basically when you give the traction, the joint surfaces are decompressed, it can create the space within the joint capsule and ultimately reduce the pressure on the compressed structure। जो compressed structure थी, कोई नर्व, कोई ब्लड वेसल हो सकती है, वहां से उनको रिलीफ मिल जाता है, स्पेस क्रिएट हो जाता है, तो this can be the beneficial additional component as well। So the combination of the traction with the mobilization, it ultimately enhances या facilitates the therapeutic effects
by promoting the relaxation. पहले सिर्फ आप मोबिलाइज कर रहे थे, मेकेनोरिसेप्टर एक्टिवेट हो रहा था, पेन कम हो रहा था. नाउ व्हाट अबाउट द स्पेस जो कि क्रिएट हो गया है, कम हो चुका है. इन ऑर्डर टू डिकम्प्रेस, इन ऑर्डर टू क्रिएट द स्पेस, द ट्रैक्शन कैन बी अप्लाइड. So the both type of the pain relief mobilization. Here I have also added the picture, my picture as well. Both type of the pain relief mobilization, they are often used as a part of the comprehensive method, as a part of the comprehensive treatment, yeah, as a therapeutic approach. Next technique, it's also important for a healthcare provider to individualize the treatment approaches as well, जो कि based है patient की specific need के ऊपर. However, additional proper training and expertise they are also essential. Sometimes ऐसा भी होता है कि when you are tracking और other structure symptom बढ़ रही हैं, या आप proper आप में इतनी फोर्स आप नहीं दे रहे कि मैक्सिमम आप ट्रैक्शन दे पाओ और ट्रैक्शन को सस्टेन करते हुए आप मोबिलाइज भी करो, तो बेसिकली इट नीड्स अ वेरी skill, it needs the expertise in order to perform it. And then we have a vibration or oscillation on the basis of which different types of the mobilizations are made. The grades of mobilization is made basically. So the short amplitude and oscillatory joint mobilization and yeah, joint movement other than the traction also used for the treatment. These movements are used passively, no doubt, manually, and but use of the mechanical devices can also be used, such as the vibrator. But here we will talk about only the manual. These movements also can be used to decrease the pain, muscle spasm, and ultimately, therefore, to improve the mobility without stretching the. Because यहाँ पे stretching का तो concept नहीं है, यहाँ पे सिर्फ vibration and mobilization सर. तो ये जो mechanical movements होंगी आप करवाओगे passively within the, especially by targeting the back and forth movement around the joints surfaces at a central point. These movements can be occurs in various forms, and according to the science and concept, they are basically used along with other as well, just like can be used with the massage as well, and that massage can be given from the chair, vibratory massage tools, percussion massagers, etc. But you can also perform them manually. Then we have a relaxation mobilization which differ from a pain relief mobilization because they are applied anywhere in the grade 1-2. जो pain relief mobilization grade 1-2 के select zone में थी, but it can be applied anywhere. This is how this differ from a relaxation mobilization can be differed from a pain relief mobilization that can be applied in the select zone as well and also can go up to a transition zone because transition zone तक pain relief mobilization नहीं आ रही थी, लेकिन relaxation mobilization जा रही है. So it is very important to differentiate between the relaxation mobilization from a gentler and the more beginning the grade 1-2 pain relief traction mobilization. Okay. However, relaxation mobilization should not increase the pain as well because this is also used to decrease the pain. Relaxation mobilization is also a manual therapy technique, but जो फर्क हमने देख लिया, this is used to promote the relaxation, reduce muscle spasm, improve the joint mobility, and how they are performed. They are performed from the grade 1-2 up to the second zone, up to the transition zone where the maximum resistance can be felt by the practitioner. Relaxation, then we have a traction mobilization as well, relaxation traction as well, in which we apply a intermittent traction mobilization, but in actual joint resting position. So within grade 1 and 2 range motion, including the transition zone, क्योंकि ये relaxation mobilization है, इसके साथ भी आप traction कर सकते हैं. Traction कैसे add करोगे? Slowly distract करोगे joint surfaces को, that will be traction added, and then you can go and then slowly release it. मतलब आपने distract किया and slowly release किया so that joint should go into the normal resting position. फिर आप रेस्ट देते हो ज्वाइंट को कुछ सेकंड के लिए, मतलब आपने पहले डिस्ट्रैक्ट किया ज्वाइंट सरफेसेस को क्योंकि ये रिलैक्सेशन फ्रैक्शन है. एक चीज तो कंफर्म है, ये ट्रांजिशन जोन तक जाएगी ग्रेड 1 से लेके. ज्वाइंट को डिस्ट्रैक्ट किया पहले तो, फिर आपने उसको छोड़ दिया, रिलीज दिया ताकि वो वापस स्टार्टिंग पोजिशन में चला जाए. फिर आपने कुछ सेकंड का रेस्ट दिया, फ्यू सेकंड दिए उसको स्टार्टिंग पोजिशन के लिए ताकि आप दोबारा प्रोसीजर स्टार्ट कर सको. एंड देन बिटवीन ईच ट्रैक्शन मूवमेंट फिर आप इस तरह रीएडजस्ट करते रहते हो. मतलब पहले आप उसको स्टार्ट नहीं कर रहे थे, जो रिलैक्सेशन मोबिलाइजेशन था आपने उसको सस्टेन किया था. रिलैक्सेशन फ्रैक्शन में क्या है कि पहले आपने वो डिस्ट्रैक्ट किया, ट्रैक्शन दी, फिर आपने उसको रेस्ट दिया, फिर आप उसको कुछ सेकंड के लिए रखते हो, फिर रिपीट करते हो और फिर आप जो भी मोबिलाइजेशन का आपका जो टारगेट है वो आप पे फॉलो करते हो. दिस इज हाउ यू follow the procedure, and you may not also need to interrupt the traction procedure as well, ताकि आप जब reposition करो तो traction को मतलब सस्टेन रखना है, आपने उसको प्रोसीजर को इंटरप्ट नहीं करना. ठीक है. एंड देन यू इवेल्युएट द इफेक्ट ऑफ द केयरफुली engaged या applied the grades as well. Then we have a straight mobilization that can be resembled to the traction, but in traction we were tracting the joint articular surfaces.
Stretch mobilization is also a manual therapy technique और वही इसके अल्टीमेटली काम है. बट दिस टेक्निक इज कॉमनली यूज्ड बाय द फिजियोज एज वेल. स्ट्रेच मोबिलाइजेशन वर्क कैसे करते हैं कि आप जो स्ट्रक्चर्स हैं ज्वाइंट मोबिलाइजेशन और पहले जो हमने पढ़ी ट्रैक्शन मोबिलाइजेशन, उसमें आप ज्वाइंट आर्टिकुलर सर्फेसेस को ट्रैक दे रहे थे. यहाँ पर आप स्ट्रेच को फोकस करते हो, सराउंडिंग स्ट्रक्चर को. स्ट्रेच मोबिलाइजेशन इट वर्क्स बाय इलोंगेटिंग एंड लेंथनिंग द मसल, लिगामेंट, टेंडन जो उस ज्वाइंट के अराउंड है. बाय द पैसिवली पहले आप उसको स्ट्रेच करते हो, फिर आप उसको मोबिलाइज करते हो. तो दिस टेक्निक दे हेल्प टू ब्रेक द एडिजन, स्कार एडिजन जो भी है वो उसको पहले ब्रेक करता है, उनको स्ट्रेच करता है, एंड देन यू अप्लाई द मोबिलाइजेशन. पिक्चर भी है. स्ट्रेचिंग द इलोंगेटेड कनेक्टिव टिश्यू इन अ मसल कैप्सूल या लिगामेंट, इट आल्सो कैन इंक्रीज एंड मेंटेन द मोबिलिटी एज वेल एंड अल्टीमेटली कैन डिले अ प्रोग्रेसिव स्टिफनेस एज वेल. या जो लॉस ऑफ रेंज ऑफ मोशन हो रही है उसको डिले भी कर सकती है, स्पेसिफिकली इन अ chronic MSK disorder. And when you sustain the stretch mobilization for a minute or for a few second, yeah, up to a minute as well, as long as patient can easily tolerate. So in a viscoelastic structure, longer stretcher according to the viscoelasticity, one of the property जो हम therapeutic stretching chapter में पढ़ते हैं, one of the in a viscoelastic structure, longer stretcher you sustain basically greater and more lasting the mobility gain. ठीक है, तो जितनी आप स्ट्रेच उसको करोगे, ऐसी बात है जितनी देर लास्ट करोगे, एंड करोगे, आप उतनी इलास्टिसिटी भी गेन करते हो और मोबिलिटी भी गेन करते हो. तो वी बेसिकली इंस्ट्रक्ट द स्टूडेंट टू अप्लाई एटलीस्ट 30 to 40 सेकंड अकॉर्डिंग टू द थेरेपेटिक कॉन्सेप्ट फॉर अ स्ट्रेच. अगर आपने किसी भी स्ट्रक्चर को सिर्फ स्ट्रेचिंग दे रहे हो और अच्छे रिजल्ट हासिल करने हैं, तो मैक्सिमम 30 से 40 सेकंड तक आप उसको स्ट्रेच दो. एंड विद द असिस्टेंट ऑफ मोबिलाइजेशन यू कैन यूज द बेल्ट एज वेल फॉर अ मैनुअल थेरेपी बेल्ट होता है फॉर अ लार्जर जॉइंट. And then however some stretch mobilization, ये थोड़ी सी उसकी डिस्क्रिप्शन है. In addition, a joint can be restricted in one direction like in flexion and hyper. मतलब in short, sometimes ऐसा भी होता है कि joint एक मूवमेंट में like let's suppose flexion में hypermobile हो, तो दूसरी मूवमेंट में वो hypermobile हो सकता है. वो तो आपकी ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है. स्ट्रेच मोबिलाइजेशन की एडवर्स इफेक्ट बिल्कुल नहीं है, रेयर है लेकिन थोड़े बहुत है. दैट में इंक्लूड टेम्पररी सोरनेस. सोरनेस तो हमें नॉर्मल वर्कआउट में भी हो जाती है, डिस्कम्फर्ट भी हो सकती है, मसल फटीग की तरफ भी जा सकता है. रेयर है बट है. Stretch mobilization, however, can be effective component of a comprehensive, as you can see in the picture. पहले आपने स्ट्रक्चर जो टारगेट किया, तो सराउंडिंग स्ट्रक्चर को आपने पहले, इफ यू लुक एट द राइट पिक्चर, तो आप सर्वाइकल जब टारगेट करते हो, लेट्स सपोज, तो पहले आप जैसे ही ये राइट पिक्चर एक्सटेंशन के लिए, लेफ्ट पिक्चर रोटेशन के लिए. तो राइट पिक्चर में पहले आपने ट्रैक्शन दी, स्ट्रक्चर को स्ट्रेच दिया जो शॉर्टन स्ट्रक्चर है, एंड देन यू कैन गो फॉर द मूवमेंट यू वांट फॉर अ मोबिलाइजेशन पर्पस. देन वी हैव स्ट्रेच ट्रैक्शन बट मोबिलाइजेशन ग्रेड 3, वही कॉन्सेप्ट है. बट जब आप स्ट्रेच ट्रैक्शन को सस्टेन करते हो, और ग्रेड 3 का मकसद क्या होता है, ट्रांजिशन जोन से भी आगे लेके जाना. तो इट्स अ सीरीज ऑफ अ सस्टेन ग्रेड 3 स्ट्रेच ट्रैक्शन मोबिलाइजेशन इन अ जॉइंट इन अ रेस्टिंग पोजीशन, बट इज रिकमेंडेड इन एन इनिशियल ट्रीटमेंट स्पेशली फॉर अ जॉइंट विद अ hypermobility. So what you do, you apply traction, stretch traction मोबिलाइजेशन राइट एंगल, क्योंकि ट्रैक्शन और कंप्रेशन दोनों राइट 90 एंगल पे होती है. फिर स्ट्रेच ट्रैक्शन को मोबिलाइ करते हो, आप उसको सस्टेन करते हो, एंड देन यू अप्लाई अ ग्रेड्स ऑफ मोबिलाइजेशन वॉट एवर यू वांट बेसिकली. एंड देन वी हैव अ स्ट्रेच ग्लाइड मोबिलाइजेशन. स्ट्रेच ट्रैक्शन, अब ग्लाइड मतलब पहले आप परपेंडिकुलर थे, अब आप उसी पैरेलल जाओगे. मतलब फर्क यहाँ पे स्ट्रेच ग्लाइड मोबिलाइजेशन में क्या है कि ट्रैक्शन और ग्लाइड का फर्क है. ट्रैक्शन एट अ 90 डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट प्लान, glide is a parallel to the treatment plan. Simply, this is how you perform. These are the pictures taken from a different. These are my student pictures are taken from different. What I can say, different my workshop जो कि मैंने कंडक्ट किए हैं, तो उसकी पिक्चर्स है लेकिन कॉन्सेप्ट वही. Then we have a manipulation, the HVLA, high velocity low amplitude, जिसको एडवांस करके कायरोप्रिक टेक्निक भी कहा जाता है. बट मैनिपुलेशन दे आर ऑफन कंसर्न can be the spinal manipulation as well, in which we apply a thrust technique. In short, if I explain, you just need to bring the joint at the end range of motion and bring beyond the end range of motion. When you bring a joint at the up to a end range or bring out of the end range, it becomes manipulated. So this is often used, but there are the several indication, several contraindication, only a few indication. Only indication, patient may not have other symptom like osteoporosis, osteoarthritis, acute radiculopathy. Manipulation is contraindicated. Only indication is the joint hypermobility and a mild pain can be considered. So the manipulation technique
They are commonly used by various healthcare professionals. Nowadays, the physios are also applying, but chiropractic, the manual therapist, and osteopath, etc. So, firstly, you have to understand the indication and contraindication. And in order to understand the contraindication, you indication and contraindication, you have to follow the OMT evolution जो कि हमने last chapters में पढ़ी है. और mainly indication hypomobility और mild pain है, इसके अलावा कोई नहीं है. So to practice a manipulation as a high velocity and small HVLA, the linear movement and resting actual resting position is applied as a quick impulse जिसको आप thrust का नाम देते हो. A common misconception among the manual therapy practitioners is that a manipulation is a combination of stretch mobilization. ये stretch mobilization की continuation नहीं है. Make sure stretch manipulation में हम structure को stretch करके जो है वो mobilize कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर stretch नहीं देना. यहाँ पर आपने end range तक joint को लाना है, क्लोज पहले उसको लॉक करना है, मतलब नॉन कपल्ड मूवमेंट में लाना है, और फिर आपने थ्रस्ट देना है, मतलब बियॉन्ड द एंड रेंज लेके जाना है सिंपली. सो इट इज ट्रू, ये आपने याद रखना है, ठीक है. और इसके लिए आपको वही ट्रांजिशन जोन फर्स्ट स्टॉप की स्किल नॉलेज होना लाजम है. सो ओवरऑल मैनिपुलेशन जो टेक्निक्स हैं दे आर वेरी वैल्यूएबल. मैं इतनी डिटेल में इसमें नहीं जा रहा क्योंकि यहाँ सिर्फ थ्योरी है, आगे इसको मैं पढ़ेंगे. तो ओवरऑल मैनिपुलेशन टेक्निक्स जो हैं दे आर वेरी valuable therapeutic intervention. They play a key role in relieving the pain, restoring the mobility, improve the function as well. But it should be performed by the skilled and trained healthcare professional as well, जिन्होंने manipulation सीखी हो. These are the different picture again taken from my workshop. On your firstly right side is a thoracic manipulation. On your जो middle जो दरमियान में picture है, there is a scapulothoracic release. On your on the other side, opposite side, left hand पे there is a cervical या cervicothoracic manipulation. नाउ इफ ट्रैक्शन ट्रीटमेंट, अगर ट्रैक्शन से किसी का पेन एग्जाबरेट मतलब एग्जाजरेट कर रहा है, पेन बढ़ रही है, व्हाट यू शुड डू, ठीक है. एडजस्ट द जॉइंट पोजीशन. पहले तो पेशेंट की जो जॉइंट पोजीशनिंग है उसको एडजस्ट करो, कंटिन्यूस मॉनिटर करो, चेंजेस करो, मॉनिटर चेंजेस जो एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन में आ रही हैं उसको मॉनिटर करो, एंड आल्सो मॉनिटर करो पेशेंट का रेस्पॉन्स एज वेल. एंड देन अल्टर द ट्रैक्शन फोर्स भी कर सकते हो अगर पेशेंट की सिम्टम बढ़ रही है, ठीक है. देन करेक्ट द अंडरलाइन पोजीशन, जो फॉल्ट आ रहा है उसको करेक्ट करो, मतलब इनडायरेक्टली अगर किसी की ट्रैक्शन में सिम्टम बढ़ रही है तो व्हाट यू शुड डू, फर्स्टली टू स्टॉप द ट्रैक्शन एंड ट्राई टू एडजस्ट द पोजीशन. की पोजीशन तो प्रॉब्लम नहीं कर रही, इन चीजों को थोड़ा सा गो थ्रू करो, एंड देन यू कैन गो फॉर अ डिसकंटिन्यू द ट्रैक्शन ट्रीटमेंट एज वेल. अगर आपको लगे इन सम केसेस अगर सर्टेन एक्यूट सॉफ्ट टिश्यू वहां पर कोई लीजन है, लिगामेंटस स्ट्रेन है, लेट्स सपोज, द ट्रैक्शन ट्रीटमेंट मे बी द कॉन्ट्राइंडिकेटेड, सो यू शुड डिसकंटिन्यू. अगेन वही बात है, आपका एग्जामिनेशन और असेसमेंट प्रॉपर होनी चाहिए. अवॉइडिंग द हाई रिस्क मैनुअल ट्रीटमेंट जैसे रोटेशनल मोबिलाइजेशन. रोटेशनल मोबिलाइजेशन में क्या होता है, अभी हमने स्ट्रेच मोबिलाइजेशन पढ़ी, ग्लाइड मोबिलाइजेशन पढ़ी, बट रोटेशनल मोबिलाइजेशन इज समहाउ कॉमनली मिस कॉन्सेप्ट है ये किस्म का फिजियोथेरेपिस्ट का, या इनडायरेक्टली शुड नॉट बी अप्लाइड बाय एनी हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर. उसमें क्या होता है कि रोटेशन ऐड कर दी जाती है. तो रोटेशनल मोबिलाइजेशन may work, it may work by applying a gentle oscillatory or sustained rotational force to the target joint, but in some cases it also can cause some risk, so it should be avoided. So it can allow for a controlled movement around its axis, so it is highly risk, so rotational mobilization should be avoided. So these mobilization can help to stretch and elongate the surrounding tissue, but जो rotational component है ना वो बड़ा अफेक्ट करता है क्योंकि रोटेशनल में काफी चीजें इन्वॉल्व हो जाती है. तो दिस शुड बी avoided. So normally what I recommend, avoid करें आप जनरल रोटेशन को, specifically with the mobilization. So you should avoid the rotational joint mobilization as a general spinal rotational mobilization technique is one of the most potentially dangerous technique if they are applied the joint mobilization with the rotation as well. So इनको आप avoid करें तो ज्यादा बेहतर है. ओके जी, लास्ट में भी अब जॉइंट कंप्रेशन, मतलब जॉइंट कंप्रेशन अप्रोक्सीमेशन, जिसमें आप दोनों जॉइंट आर्टिकुलर सरफेसेस को करीब ले आते हो, इसको भी अवॉइड करना चाहिए क्योंकि अगर स्ट्रक्चर ज्यादा कंप्रेस हो जाएंगी तो वो सिम्टम्स को रिप्रोड्यूस, स्पर्लिंग टेस्ट सर्वाइकल के ऊपर होती है जिस तरह. तो अवॉइड द जॉइंट कंप्रेशन एज एग्जामिनेशन तो अलग बात है, एज ए ट्रीटमेंट बात कर रहा हूँ. अवॉइड द जॉइंट कंप्रेशन टेक्निक एज दे आल्सो कैन इजीली एग्रेवेट या एग्जाजरेट द जॉइंट कंडीशन, क्योंकि आप जॉइंट स्ट्रक्चर सरफेसेस के दौरान कैप्सुलर जो जॉइंट सरफेसेस है उसके अराउंड में अगर कोई स्ट्रक्चर फंसी हुई है दरमियान में, आप कंप्रेशन करोगे, सिम्टम बढ़ सकती है. सो द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द जॉइंट कंप्रेशन दे आर वेरी रेयर बट also can include the discomfort, irritation, etc. So probably this was the, I think the last, okay, yeah, this is the last topic. Joint compression is the last one, and no doubt the whole course content is taken from according to the HEC which is followed in the Pakistan.
So thank you so much. And the next video I will target the chapter 7, as you can see, the OMT treatment. Till then, don't forget to put your feedback, valuable feedback, in the comment section. And also, if you want another book to be demonstrated or explained by me, I also can target. But let me complete this one as well. So keep watching, and don't forget to put your feedback on my social media platform, the Center of Men Therapy, on Google, on LinkedIn, on Facebook as well. Thank you so much. Till then, keep watching Center of Men Therapy.